शमनो वरुणम, जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट वाटर वॉरियर्स इंडियाज अनसंग हीरोज। यहाँ इस चैनल पर हम आपसे शेयर करते हैं ऐसे वाटर वॉरियर्स, ऐसे रियल हीरोज जो रियल में वाटर को कंजर्व करने के लिए, रिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं और उनकी जो रियल लाइफ स्टोरी है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उनको यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं और ऐसे वाटर वॉरियर्स को हम एक्नॉलेज करते हैं। मैं आपका होस्ट कल्पेश गोटी यहाँ पे आज ऐसी ही एक नई रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करने आया हूँ। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट और एक बहुत ही उम्दा गवर्नमेंट ऑफिसर जिनका नाम है डॉक्टर जिग्नाशा ओझा मैडम। मैं यहाँ पे जिग्नाशा मैडम आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर जिग्नाशा ओझा मैडम बाय क्वालिफिकेशन पीएचडी है, ऐसे डॉक्टरेट है और वो अभी पिछले 30 साल से एज अ कैरियर जीपीसीबी को सर्व कर रहे हैं। उनका एनवायरनमेंट के प्रति जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और वाटर कंजर्वेशन के लिए जो उनका लगाव है, उनकी हम स्टोरी आज उनसे ही जानेंगे। हम उनसे ये जानेंगे कि उन्होंने कैसे सूरत सिटी में मोर देन 10 करोड़ लीटर पर डे इतना सीवेज वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके इंडस्ट्री को रीयूज करने के लिए तैयार किया। तो आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी लाइफ की स्टोरी। वेलकम मैडम। थैंक यू। मैडम, आप बताएं कि सबसे पहले आपके चाइल्डहुड में आपको कब अवेयरनेस हुआ कि एनवायरनमेंट इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? देखिए, उसके लिए मुझे 50 साल पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। और 50 साल पहले आज जो एनवायरनमेंट के प्रति जितना अवेयरनेस है या जितनी लोगों की सूझबूझ या सोच है उतना तब नहीं था शायद, क्योंकि तब का जो वातावरण है वो वातावरण बहुत ही खुशनुमा था। बराबर। जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे ये जो एनवायरनमेंट है उसमें डिटोरिएशन शुरू होता गया। तो वैसे तो खास ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई समय नहीं था कि जिससे मैं आपको बता सकूं कि भाई हाँ मुझे एनवायरनमेंट से लगाव हो गया। पर आज जब मैं 30 साल से मैं जीपीसीबी को सर्व कर रही हूँ और जीपीसीबी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो ऐसा मुझे लगता है कि उसके जो बीज है या जो मेरा डेस्टिनी है, मेरी डेस्टिनी या मेरा नसीब जो है वो प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं कैसे जुड़ गया। वो आपने क्वेश्चन किया तो अभी मुझे ये सोचना पड़ेगा कि कब जुड़ा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं नागर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और हमारे जो घर में मेरे पिताजी हैं वो जब हम छोटे थे, सौराष्ट्र के बहुत ही छोटे से गांव में मैं पली बड़ी हुई हूँ। और इतना छोटा सा गांव कि वहाँ इतनी जो फैसिलिटीज़ जो आज हमको छोटे से गांव में भी मिलती है आज के ज़माने में, वो तब वहाँ नहीं थी। तो मेरे पिताजी जो थे वो पिताजी रोज़ सुबह उठ के पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करते समय वो संस्कृत में मंत्रोच्चार करते थे। तब शायद अभी मैंने सुनना शुरू किया था और मेरी समझ से ये सब परे था कि इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों ऐसे मंत्र जाप करते हैं। पर मेरे पापा जब बड़ी आवाज़ से ये मंत्र बोलते थे तो हमारे कान में वो आपोआप जाता था। और उसमें एक मंत्र वो ये भी बोलते थे कि आपो हिष्टा मयो भुवः स्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषयो वह शिवतमो रसतस्य भाजयते हनः उशतिरिव मातर अस्मा मरंगमा महो यस्य श्रेयाय जनहित आपो जनयातन। तो वो फिर तब तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या मंत्र बोल रहे हैं, पर जैसे मैं थोड़ा पर जैसे मैं थोड़ी बड़ी हो गई और संस्कृत विषय मुझे आया पढ़ने में, तब मैंने ये देखा तो ये आप सूक्त करके एक सूक्त है। आप मतलब पानी, पानी का हमारे जो उपनिषद और वेद है उसमें ऐसे अलग अलग सूक्त की रचना की गई है। तो ये आप सूक्त में से ये स्टेंजा लिया गया है और इसका अर्थ इतना सुंदर होता है कि हे जल, आपने जैसे बोला कि वरुण देवता, कि हे जल आप इतने प्योर हो और आप इतनी शक्ति प्रदान करते हो कि आपको धारण करने के बाद हर जीव जो है,
हर जीव का जीवन मंगलमय हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है वो ज़्यादातर उसका जो भी कुछ हमारा कोष रस है वो पानी से बना हुआ है। 70% बॉडी पानी से बना पानी है। से है। बराबर। तो तब से जैसे प्रकृति के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगी। फिर मैं जब स्कूल गई तो मेरी स्कूल भी ऐसी थी कि जो मुझे प्रकृति के साथ रहने का मौका दिया। मेरी स्कूल में इतने अच्छे क्लासरूम नहीं थे, तो हम नीम के पेड़ के नीचे नीम के पेड़ के नीचे मेरी पढ़ाई शुरू हुई और 7वीं तक मैं ऐसे ही ओपन में खुले में मैं पढ़ी हूँ। तो प्रकृति का हर पहलू मैंने देखा है, बारिश का रूप भी देखा है, फिर ठंडी भी इतनी महसूस की है, और तब तो गर्मी इतनी नहीं थी, पर समर के दिनों में भी हम उधर ही खेलते थे, पढ़ते थे। फिर थोड़ा समय गुजरता गया और मेरा मतलब 12th का जब रिज़ल्ट आया तो मैंने सोचा कि चलो साइंस लेते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था साइंस में। वैसे भाषा में भी, साहित्य में भी मुझे इंटरेस्ट है, पर साइंस मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरा जो बड़ा भैया है वो भी साइंस में गया था। और मैंने देखा कि उनको जो छोटी सी एज में उसने जीपीएससी क्लियर की और उनको जो वेटेज मिला और उनका जो सोच और उनका जो नज़रिया था वो साइंस सब्जेक्ट लेने से थोड़ा वो शार्प होता है। तो मुझे भी लगा कि मैं भी साइंस लेती हूँ। और फिर मुझे ऐसी सलाह मिली मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव के पास से कि भाई तू लड़की है तो थोड़ा सॉफ्ट सब्जेक्ट ले, साइंस भले ले पर उसमें बायोलॉजी जो अगर तू लेती है तो वो अच्छा रहेगा। उस टाइम पे मैडम लाइक इन 1990s की बात कर रहे हैं अराउंड आप, या 80s की बात? 80s। हाँ। तो उस टाइम पे लड़की को एक अलग ही, क्योंकि उनके लिए एक अलग नियम होते होंगे, लड़कों के लिए अलग नियम होते हैं। वो था, पर मैंने तो ठान ली थी कि भाई मुझे वो सब नियम के झमेले में नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है बस। मैंने मेरे पापा को बोल दिया कि मुझे जो भी हो, जो भी आप बोलोगे वो हर शर्त मुझे मंजूर है, पर मुझे साइंस लेना है। फिर सब घर में भी सबने सपोर्ट किया और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने फिर बायोलॉजी लेके मैंने बीएससी किया। बाद में तब एमएससी जो है, मैंने जो जूलॉजी सब्जेक्ट लिया था वो प्योर में नहीं होता था, प्योर जूलॉजी में, और होता था तो वो गुजराती रीजनल लैंग्वेज में होता था। तो उसका कोई मास्टर्स अगर आप रीजनल लैंग्वेज में आपको डिग्री मिलती है तो उसका इतना मायना नहीं रहता, ऐसा मेरा मानना था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा रिस्क लेते हैं और एक बायोसाइंस करके एक जनरल स्ट्रीम थी जो मतलब जूलॉजी वाले भी ले सकते थे, एनवायरनमेंट वाले भी ले सकते थे, बॉटनी वाले भी ले सकते थे, केमिस्ट्री वाले भी ले सकते थे। तो बायोसाइंस में मैंने एडमिशन लिया मास्टर के लिए और वो भी सक्सेसफुली मैंने क्लियर किया। मैडम ये बायोसाइंस आपने कहाँ से किया? सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी बायोसाइंस डिपार्टमेंट जो है उधर से, राजकोट में। जी, यूनिवर्सिटी में ही डिपार्टमेंट है। ओके। तो वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और मास्टर करने के बाद अभी कुछ सोचूं ना सोचूं कि भाई क्या अभी करियर को कहाँ ले जाऊं, तब तो इतने करियर गाइडेंस भी नहीं हुआ करते थे। और मुझे फिर एक MOEF का प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में आया। तो जो उस टाइम डाइंग एंड प्रिंटिंग एफ्लुएंट है, वो डाइंग और प्रिंटिंग एफ्लुएंट भादर नदी में ऐसे छोड़े जाते थे डायरेक्ट, और उसका इम्पेक्ट जो है वहाँ जो मड फ्लैट्स है, वो मड फ्लैट्स में एक स्पेसिफिक फिश रहती है पेरियोप्थेलेमस डाइपस करके। तो वो मड स्कीपर, मड में ही रहती है, उसका लोकल नाम मड स्कीपर है। तो वो उसके ऊपर ये जो एफ्लुएंट है उसका क्या इम्पेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट में मैं तब मेरे डिपार्टमेंट में फर्स्ट थी, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। मास्टर्स में आपको ये MOEF से प्रोजेक्ट करने के लिए, मास्टर के बाद मेरा प्रोजेक्ट करने के लिए आपको मतलब चुना गया, और आपको चूज किया गया, डिपार्टमेंट से मेरा नाम गया। और MOEF ने भी मेरा सिलेक्शन किया। और तब से मेरा मान लो कि ये फिक्स हो गया कि भाई हाँ, एनवायरनमेंट के साथ मेरा नाता जो गांठ है वो बंध गई। तो बाद में मैंने ये रिसर्च प्रोजेक्ट किया, पैरेलली मैंने मेरा रिसर्च भी चालू किया।
और 1996 सितंबर में मुझे ये बोर्ड की जॉब मिली। ओके। वो बोर्ड की जॉब मिली, वो भी एक कहानी जैसे ही मेरे साथ मुझे लगता है कि हो गया कि टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तब ऐसा पता नहीं था कि ऐसा कोई बोर्ड भी है, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करके। और क्योंकि हम जहाँ रहते थे बहुत छोटा सा गांव था और वहाँ कुछ इंडस्ट्री का तो कोई नामो निशान नहीं था, और इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन होता है वो कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट की ऑफिस है, वो तो पता ही नहीं था। तो तब के ज़माने में, मतलब वो समय में कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हुए थे। उसकी वजह से हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट पिक्चर में आई, और हाई कोर्ट ने ऐसा बताया कि भाई ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज है वो एड्रेस होने ही चाहिए। मैडम और कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज थे, वो थोड़ा ब्रीफ करें। हाँ, उसमें उस टाइम सब क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था, होके मतलब दौड़ने की तैयारी पे का स्टेज आ गया था। और तब इतना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो लोगों के दिमाग में नहीं था। और जो इंडस्ट्री चला रहे थे शायद उनके दिमाग में होगा, क्योंकि वो बड़े बड़े केमिकल इंजीनियर्स और आईआईटीएंस थे जो ये कंट्रोल कर रहे थे, पर उन्होंने शायद इतना इसके बारे में सोचा नहीं दिया। तो तब जो साउथ गुजरात है, स्पेशली जो गोल्डन कॉरिडोर से नाम से जाना जाता है, वहाँ थोड़े लैंड में इश्यू होने लगे, या जो भी कोई खाड़ी या छोटी सी रिवर बहती थी वो कंटामिनेट होने लगी, और वो पब्लिक लिटिगेशन हुई, उसमें पीआईएल हुआ, और वहाँ तब इंटरवेन किया हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने किया कि भाई ये सब जो है ऐसा नहीं चलेगा, ये इश्यूज एड्रेस होने चाहिए, और ये इश्यू ऐसे एड्रेस होने चाहिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, दिखावे के लिए नहीं, रियल इम्पैक्ट। बराबर। तो तब उन्होंने बोर्ड को ये बताया कि भाई ये तो ज़रूरी है और करना पड़ेगा। तब बोर्ड ने बताया कि भाई हमारे पास ये सब काम करने के लिए इतना हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, ऑफिसर्स हमारे पास कम है, स्टाफ नहीं है। तो हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, भानुजन कमेटी, जो कि हमारे चेयरमैन भी रह चुके हैं, केवी भानुजन सर, वो आईएएस थे, और उन्होंने तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन किया। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम मंगवाए, और एक साथ, तब ये 96 की मैं बात कर रही हूँ, 96 में एक साथ काफ़ी, मतलब मोर देन 200 इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट है उसको अपॉइंट किया गया, और वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में से नाम मंगाए। और मेरा नाम, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा इंटरव्यू यहाँ आएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डायरेक्ट मेरा नाम उधर गया था। बाद में जब इंटरव्यू आया तब मुझे पता चला कि ऐसा एक बोर्ड है, और इसमें मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, फिर भी कैसे आया। तो पता चला कि भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम गए हैं, गवर्नमेंट का एक तब रहता था, हर यूनिवर्सिटी में एक बूथ रहता था, वहाँ से नाम गया है। तो फिर मैंने तो, मुझे तो प्रोफेसर बनना था, टीचिंग लाइन दिमाग में नहीं था कि मुझे नहीं था कि ये मुझे काम करना है, इसीलिए मैंने इतना गौर नहीं किया। पर मेरे भाई ने सब फिर देखा, उसने 2-4 लोगों को पूछा, तो बोले कि भाई ये तो, इसमें स्कोप बहुत बढ़िया है, इसका फ्यूचर, ये जो डिपार्टमेंट है उसका फ्यूचर ब्राइट है और चैलेंजिंग जॉब है। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई तू इंटरव्यू के लिए जा तो सही। अभी मैं जो छोटे से गांव में रहती थी, मैंने उसकी बाउंड्री भी कभी क्रॉस नहीं की थी, क्योंकि तब का माहौल ऐसा था, इतना घूमना फिरना या बाहर जाना इतना नहीं था, मतलब। तो मैंने तो इंटरव्यू गांधीनगर में देना था। अभी गांधीनगर तो मैंने देखा नहीं था, फिर भी हिम्मत करके मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी। और एक इंसिडेंस ऐसा बना कि मेरी मदर को रेटिनल हेमरेज हो गया। तो मेरा जो इंटरव्यू का डेट है, वो इंटरव्यू का डेट और मेरी मदर का जो उधर एक कदम हॉस्पिटल में दिखाना था, वो दोनों का डेट है वो साथ साथ ही आया। तो मेरा 9 तारीख को इंटरव्यू था, मेरी मदर को 8 तारीख को दिखाना था।
इसीलिए चलो वो भी भगवान ने मतलब कर दिया फॉर्चुनेट कि बोले कि अनफॉर्चुनेट, दोनों साथ में हो गया, एक चीज जी। फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट। जी। और मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हुआ और फिर सितंबर 96 में मुझे बोर्ड से ऑर्डर मिला कि आपको तब एक पोस्ट हुआ करती थी, अभी तो वो डिमोलिश हो गई है, JSA करके, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ओके। वो पोस्ट पे क्लास 3, जूनियर क्लास 3 में मुझे अपॉइंटमेंट मिला और फिर मैंने ठान ली कि भाई अभी ये जो जॉब है वो उसमें जितनी भी चैलेंज आएगी मैं करनी ये है। जॉब करूँगी और एक नया मेरा जो प्रवास है मेरे जीवन मतलब का, एक नया चैप्टर जो है वो तब से शुरू हुआ और तब से आज तक मैं जैसे अभी GPCB के साथ चलते चलते मैं प्रकृति को जैसे जीने लगी हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। ओके। मैडम, आज जो अभी रीजनल ऑफिसर सूरत, जो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सूरत ऑफिस के हेड है, तो हम उनसे जानते हैं कि उनके जो वो एज अ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट से यहाँ पे एज अ हेड ऑफ सूरत ऑफिस रीजनल ऑफिसर आप कैसे बने, उनके बारे में आप हमें थोड़ा शेयर कीजिए। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर हमारे नसीब में कुछ लिखा है तो उसको कोई नहीं टाल सकता। तो ऐसी ही बात मेरे साथ हुई। मैंने कभी पहले तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी इंस्टीट्यूट या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करूँगी, तो वो मुझे मौका मिला। बाद में जब मुझे ये मौका मिला तब जो मेरा कैलिबर गिनो या फिर मेरा जो भी मेरा क्वालिफिकेशन जो था वो यहाँ के जो ऑफिसर लेवल है उतना था। फिर भी मैंने जूनियर मुझे पोस्ट ऑफर किया गया और मैंने वो हंसी खुशी मैंने लिया भी सही। पर मेरे बैक ऑफ माइंड में हमेशा मुझे ऐसा था, मैं किसी हमारे ऑफिसर को देखती थी तो मुझे उसकी जेलसी नहीं होती थी, पर मुझे ऐसा होता था कि मैं क्या ऐसा करूं या मैं कैसे ये पद पर मैं आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था। और आपको जब कुछ करना होता है तब आपके हाथ में पावर की जरूरत होती है। लोग रोकने वाले बहुत होते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। यस, एग्जैक्टली। तो जूनियर जो पोस्ट है उसमें आप को जो काम दिया जाता है वो कर सकते हो, पर आपका खुद का कुछ इनिशिएटिव नहीं ले सकते हो। इसीलिए बैक ऑफ माइंड मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे जैसे भी कुछ भी करके मुझे एक पड़ाव पे पहुंचना है। और फिर नसीब ने मेरा साथ दिया, जिंदगी में रियल में विधाता ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो 2013 में हमारी डायरेक्ट क्लास 1 की आई रिक्रूटमेंट का, और उसमें मैं एलिजिबल क्राइटेरिया में थी। मैंने अप्लाई किया, मैंने रिटन टेस्ट क्लियर किया और ओरल इंटरव्यू भी फेस किया। और फिर वो ओरल इंटरव्यू में उसके बाद मेरा डायरेक्ट क्लास 3 से क्लास 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इस हिसाब से मैं मतलब लेबोरेटरी हेड तक मैं पहुंच गई डायरेक्ट। जो बेसिक एनालिसिस में करती थी वहाँ से डायरेक्ट वो एनालिसिस करने वालों का कंट्रोल अथॉरिटी जो है, मतलब वो मुझे सौंपा गया काम कि भाई आप अभी ये लैब हैंडल करोगे। और मेरे मैनेजमेंट ने भी मुझ में ट्रस्ट रखा और मुझे वापी जैसा सेंसिटिव एरिया मुझे दिया जो सेपी एरिया में था। और वापी में 5 साल लैब हेड का पद निभाने के बाद मैं सूरत मेरा ट्रांसफ़र हुआ, जो कि हमारा एक गवर्नमेंट का रूल है। उस हिसाब से मैं 2020 जुलाई में सूरत में आई। वहाँ भी मुझे प्रयोगशाला का इंचार्ज बनाया गया और 2022 में मुझे फिर ये रीजनल ऑफिसर का अपॉर्चुनिटी मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे में ट्रस्ट रख के मुझे दिया। और आज तक वो उनका जो विश्वास है वो बरकरार रखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। यस, जैसे आपने मैडम बताया कि विधाता ने आपका बहुत साथ दिया, तो जब मतलब चाह होती है तो राह मिल जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। जी। तो मैडम हम अभी और सूरत अभी आप आ गए, तो सूरत 2022 से आप सूरत को सर्व कर रहे हैं। सूरत के जितने भी मतलब बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री को भी सर्व कर रहे हैं, सूरत के पब्लिक को भी सर्व कर रहे हैं। तो कुछ आपने जो प्रोजेक्ट्स इस समय के दरमियान किए हैं उसके कुछ हमको शेयर करें कि जो आप उससे इंस्पायर हुए हो और जो रियली इम्पैक्टफुल रहे हैं वैसे। जी,
सूरत में ये मेरी दूसरी इनिंग है। मैं पहले जब क्लास 3 में थी तब 2012 से 15 में भी मैं सूरत थी, पर तब मेरे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग था। और जब मैं 20 जुलाई से यहाँ आई हूँ तब मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा अलग है। सूरत वैसे खूबसूरत तो है ही, पर मुझे इसको और खूबसूरत बनाने का मुझे मौका मिला है। तो मैं ये जो मेरा जो अपॉर्चुनिटी है उसको गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए जब सूरत में मैंने रीजनल ऑफिसर के तहत चार्ज लिया, तो पहले तो जो भी पोल्यूशन के इश्यूज थे, जैसे एयर क्वालिटी डिटोरिएशन है या कुछ भी वाटर पोल्यूशन है, या एक हथौड़ा में एक साइट है जो कंटामिनेटेड साइट एनजीटी ने डिक्लेयर की थी, वो साइट का रिस्टोरेशन है। नहीं, सॉलिड वेस्ट नहीं था, पर वो ऐसे एक लेमन की जगह थी और वो वहाँ वेस्ट स्टोर करता था, इलीगल डंपिंग जैसा था। तो ऐसे काफी 4-5 ऐसे इश्यूज थे बड़े जो मुझे ऐसा लगा कि ये अगर इश्यूज हम सॉल्व करते हैं, इसको एड्रेस करते हैं, तो जो सूरत है उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाएंगे। तो मैंने धीरे धीरे करते करते एक प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया, और उसमें ये जो हथौड़ा वाला प्रोजेक्ट है जो मैं बोल रही हूँ कि एनजीटी ने कंटामिनेटेड साइट डिक्लेयर किया, वहाँ से मैंने पुलिस प्रोटेक्शन में पूरा वेस्ट 4 से 5 फीट खोद के जितना भी वेस्ट था या उसके ट्रेसिस वाली जो मिट्टी थी वो सब मिला के उठवाया वहाँ से खुदवा के, और जो TSDF बोलते हैं वहाँ पे भेजा। प्रॉपर डिस्पोजल उसका प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में डिस्पोजल किया, और फिर वो लैंड को रिस्टोर करके फ्रेश सोइल से अभी वहाँ मोर देन 5000 ट्रीज हमने प्लांट किए हैं, और बहुत ही अच्छी साइट वो बन गई है। CPCB ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। बाद में एक यहाँ जो यहाँ इंडस्ट्रीज जो सेट हुई है वो मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डाइंग प्रिंटिंग और वाटर इंटेंसिव है। तो मैंने वो भी देखा कि भाई यहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर है, वो यूज़ होता है, और यूज़ होने के बाद उसका मतलब नदी में बहाव हो जाता है या खाड़ी में बह के वो डिस्चार्ज करते हैं। तो वो मैंने देखा, तो एक दिन का भी अगर हम पानी सब जगह से इकट्ठा करेंगे तो एक छोटी सी नदी बन जाएगी। इतना पानी सूरत में से रोज डिस्चार्ज होता है। अभी ये जो डाइंग प्रिंटिंग यूनिट्स है उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी मेरे आने के टाइम से ही ऑलमोस्ट शुरू हुआ, जिसको वाटर जेट इंडस्ट्री बोलते हैं। और वाटर जेट इंडस्ट्री जो है वो वाटर जेट इंडस्ट्री में भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, क्योंकि पानी के साथ वो जो यान है उसको पानी का यूज़ करते हैं, वो यान को स्मूथ करने का ये लोग काम करते हैं, और बाद में उसका वीविंग होता है। तो ये जो वाटर जेट इंडस्ट्री है उनके लिए सब ZLD के लिए आ रहे थे। ZLD हम अभी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, पर मैंने और हमारे टॉप मैनेजमेंट ने और उनके गाइडेंस से हमने यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लिया इंडस्ट्री के साथ, 1 to 1 काफ़ी 8 से 10 मीटिंग्स हमने किए, और सबको कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कन्विंस किया। और आज के दिन में यहाँ वाटर जेट के लिए वो जो लैंडलॉक एरिया है वहाँ 3 CETP डिक्लेयर हुए हैं। उसमें एक डाइंग एंड प्रिंटिंग डाइंग के लिए है, प्रोसेस हाउस के लिए, और 2 है वो वाटर जेट के लिए आ रहा है, और भी 2 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, और 4 के लिए अभी मीटिंग्स और प्लानिंग चल रहा है। तो हमारा जो बोर्ड है वो बोर्ड मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आने वाले 1-1.5 साल में और टोटल 10 छोटे ही पर CETP क्लस्टर वाइज बनाएंगे। और ये जो पानी ऐसे ही वेस्ट जाता है उसको, जो हमारा 3R कंसेप्ट है, उसे रीयूज एंड रिसाइकल करके वो जो पानी है वो पानी को ये लोग वापस यूज करेंगे। जी मैडम, इसमें जो आप अभी बोल रहे हैं कि कुछ 3 CETPs ऑलरेडी इन ऑपरेशन है, उनका कितना वॉल्यूम होगा, क्या कैपेसिटी है उनका? उसमें एक फेडरल टेक्सटाइल पार्क करके है,
वो 3 mld का है जो अपने मेंबर इंडस्ट्री से पानी लेता है और फिर उनको वापस देता है। फिर एक राजंस फिला करके है, तो राजंस फिला है वो भी अपना, उसने लिंडियात गांव है वहाँ अपना क्लस्टर बनाया हुआ है, वहाँ उनके मेंबर से वो पानी लेके पूरा ट्रीट करके, उसमें से मेनली क्या होता है, वाटर शीट का जो एफ्लुएंट है उसमें इमल्सिफाइड ऑयल रहता है, वो ऑयल रिमूव करके उसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए उसके जो TDS है, वो TDS जो टोटल डिजोल्व सॉलिड हम बोलते हैं, वो इतने उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो एक है। दूसरा एक अभी अर्जुन पार्क है, वो अर्जुन पार्क में श्रीहरि ग्रुप है, उनका एक CETP आ रहा है, वो उनका फ्यूचर प्लानिंग देखे तो 10 mld तक का है। और एक अभी पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट में बता रही हूँ वो आनंद इको पार्क है, जो एक पूरा रेसिडेंशियल क्लस्टर जो शियालदा है वहाँ आ रहा है। वहाँ ये लोग अभी प्रिलिमिनरी 5 mld से शुरू करके 20 mld तक ले जाने का उनका इरादा है। दूसरा एक साहलोन टेक्सटाइल पार्क है, ये मैं जो बात कर रही हूँ वो लैंडलॉक एरिया की बात कर रही हूँ, ये कीम साइड, देलाड़, कीम, पिपोदरा उस साइड। वैसे देखा जाए तो सूरत में तो और CETP है। सूरत शायद ब्लेस्ड सिटी है, मैं इसको इसलिए मैं ब्लेस्ड सिटी बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है या यहाँ का कॉरपोरेशन है या यहाँ के रेगुलेटर्स जैसे GPCB है, डिश है, वैसे जो डिपार्टमेंट है वो, और यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और यहाँ की पब्लिक, सब मतलब ऐसे हैं कि सब मिलजुल के हाथों में हाथ मिला के काम करते हैं। इसीलिए आज सूरत उस मोड़ पे खड़ा है कि शायद सूरत में जितने CETPs है उतने बाकी गुजरात के बाकी सिटी के आप इकट्ठे करोगे ना तो इतने होंगे। ऐसा मतलब अभी 12 CETP जो है वर्किंग में है सूरत में, उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है 150 mld की, जो कि पल्साना एनवायरो प्रोटेक्शन लिमिटेड है वो उसको रन करता है एसोसिएशन। और दूसरे नंबर पे यहाँ पांडेसरा जहाँ हम आज बैठे हैं वो पांडेसरा का आता है, वो 100 mld का है। तो ये जो CETPs है वो CETP पूरा जो प्रोसेस हाउस से जो पानी निकलता है उसको लेती है और फर्दर पॉलिशिंग करके फिर उनको जो नॉर्म्स दिए हैं वो नॉर्म्स अचीव करके जहाँ उसका नियत किया गया डिस्चार्ज पॉइंट है वहाँ पे वो लोग डिस्चार्ज करते हैं। और ये जो 12 CETPs है उसमें मतलब जैसे मैंने बताया राजंस फिला और वो, पर यहाँ भी एक केजरीवाल टेक्सटाइल पार्क है, उसमें भी एक छोटा सा वाटर जेट का CETP है। होजीवाला में 20 mld का और एक CETP है जो रीयूज एंड रिसाइकल मॉडल पे काम कर रहा है। और होजीवाला में जो अभी CETP है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चल रहा है। तो इसमें मैडम जो जैसे आपने बोला कि रीयूज एंड रिसाइकल, तो मोस्टली लगभग ऐसा होता होगा कि 70-80% पानी वापस 85% पानी इंडस्ट्री को वापस दिया जाता है। हाँ। तो आप सोचिए कि उसको जो नया लेना है फ्रेश वाटर जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ वो 10-15% में उनका काम हो जाता है। हाँ वही तो उस अगर वैसे देखे तो करोड़ों लीटर पानी रोज का हम बचा रहे हैं, आइदर नदी से उठा है या तो ग्राउंड वाटर से। पर वो अभी मतलब एक हमने ये कंसेप्ट लेके कि भाई हमको नेचर से नहीं लेना है, खुद जो अभी दिया है नेचर बिगाड़ते हैं उसको ही शुद्ध करके हम उपयोग में लेंगे। बराबर है। और आपने जैसे बोला कि इंडस्ट्री, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या कॉर्पोरेशन हो, सब जब साथ में आके काम करते हैं तभी ये पॉसिबल है। या तो अदरवाइज क्या हो जाता है कि इंडस्ट्री अपना व्यू रखती है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना व्यू रखती है, तो मिलजुल के काम नहीं होता है। तो एक्चुअली ऑन द साइट जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आते हैं। तो इसका और एक मैं पहलू आपको बताऊं कि जैसे यहाँ मैंने बताया कि ये सब CETP है, तो सचिन और पांडेसरा जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है GIDC है सचिन में, पांडेसरा में मोर देन 100 प्लस 120 जितने प्रोसेसिंग हाउस है और उतने ही सचिन में। अभी इसका एवरेज वाटर कंजप्शन आप देखो तो ये मतलब पानी के बिना टेक्सटाइल का पॉसिबल नहीं है, सोचना ही नामुमकिन पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग
115 mld जितना पानी है रोज का, जो ट्रीटेड सुएज है, टर्सरी टीटीपी Tertiary. उसको बोलते हैं, टर्सरी ट्रीटेड जो प्लांट है उसमें ट्रीट किया हुआ पानी ये लोग एज ए रो वाटर यूज़ करते हैं। तो आप सोचिए कि ये जो 200 प्लस इंडस्ट्री है वो अगर पानी फ्रेश वाटर अगर यूज़ करती तो बात कहाँ जाती। तो ये जो है कॉरपोरेशन ने ऐसा बहुत ही अच्छी तकनीकी का प्लांट इंस्टॉल किया। उन्होंने ये रेडीनेस दिखाई कि हाँ हम ये ऐसा प्लांट में पानी ट्रीट करके हम देंगे। इंडस्ट्री वालों ने ये पानी स्वीकार किया और उसमें मीडिएटर की जो भूमिका है वो जीपीसीबी ने निभाई। तो मैं जो आपको बोल रही हूँ कि यहाँ के जो पूरा जो संकुल है वो संकुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा अभी ये जो सुवेज ग्रे वाटर का जो यूज़ है वो ग्रे वाटर का यूज़ में से इतने सूरत को अवार्ड्स मिले हैं और सूरत को जो एसएमसी की आमदनी है वो और सेक्टर से आ रही है उतनी ही सिर्फ ये पानी के बिजनेस से आ रही है। तो आप सोचिए कि ये वाटर प्लस सिटी का उसने क्रेडिट दिलवाया है, रिकॉग्निशन मिला है। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट पलसाना एरिया में भी सोच रहे हैं और हजीरा एरिया में भी। हजीरा एरिया में 200 mld पानी सुएज जो है वो जाएगा ट्रीटेड, आइदर सेकेंडरी ट्रीटेड जाएगा या फिर टर्सरी, वो भी प्लानिंग में है, अभी डिस्कशन में है। और पलसाना में 200 mld, तो वो अगर फ्यूचर में आ जाएगा तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये सूरत के लिए। अभी आज के दिन हम 10 करोड़ लीटर से भी ज्यादा 115 mld रोज का 10 करोड़ लीटर से भी ज्यादा हम ऑलरेडी रीयूज कर रहे हैं जो हम नेचर से नहीं ले रहे हैं। और वो भी सूरत सिटी का जो सीवेज लोग जो यूज करके जो वेस्ट वाटर है जो जनरली पहले रिवर में डिस्चार्ज किया जाता था आफ्टर ट्रीटमेंट, उसको हम और पॉलिशिंग टर्शरी ट्रीटमेंट करके इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तो ये मतलब इस ह्यूज इम्पैक्ट ऐसा बोल सकते हैं। और इसमें इंडस्ट्री भी खुश इसलिए है कि पहले नहीं तो उसका ऑप्शन बोरवेल था। अभी ये जो सूरत है वो समुद्री किनारे पे बसा हुआ शहर है, तो जो टाइडल इम्पैक्ट आता है, टाइडल इम्पैक्ट से ग्राउंड वाटर, क्योंकि हमारे सूरत में आधे सूरत तक टाइडल इफेक्ट आता है, वो कोजवे तक, वो कोजवे तो हमने बनाया नहीं तो आगे भी जाता था। तो ग्राउंड वाटर जो है वो हाई टीडीएस का पानी देता है और जो टेक्सटाइल में चाहिए वो ऑलमोस्ट 1000 TDS तक का है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। उसकी प्रोसेस सही तरह से होगा, शाइनिंग आएगी, वो जो डाई का इम्पैक्ट जो आना चाहिए, वो निखार आना चाहिए, वो तभी आएगा। तो ये सुएज से फायदा ये हुआ है कि वो उसका जो TDS है करीब 700 के करीब रहता है। तो ये भी फायदा है, इंडस्ट्री भी खुश है कि भाई इतने कम उनको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ता, वो ग्राउंड वाटर को ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो आप सोचिए कि पानी तो बच रहा है, पर अगर वो ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं तो उनको इसके लिए आरओ भी करना पड़ता, तो इलेक्ट्रिसिटी जाती तो वो पावर कॉस्ट पैसा लगता है, वो कोल कंजप्शन होता है, वो तो एयर पोल्यूशन भी मिनिमाइज हुआ है। वाटर तो सेव हो ही रहा है, मतलब जल तो बच ही रहा है, पर हवा भी कम अशुद्ध हो रही है, मतलब जी। तो मैडम जैसे और आपने बताया कि और 2 प्लांट प्लानिंग में है, मतलब 200 प्लस 200, तो टोटल ऐसा बोल सकते हैं कि 50 करोड़ लीटर पानी जो रोजाना रीयूज करने के लिए हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 50% जो अभी सूरत सिटी कंजम्पशन कर रहा है उसका 50% हम रीयूज में लेने वाले हैं। और मुझे लगता है कि यही जो सूरत सिटी को एज ए वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बना रहा है, वहाँ तक पहुँचने में, सस्टेन होने में हमको मदद करेगा ऐसा इन फ्यूचर। तो पूरा ये जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड जो है वो सूरत में जैसे घुल मिल गया है, ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि हर बात में, आज हमारी बात तो ये जल पे हो रही है, पर हर पहलू आप देखो तो कहीं ना कहीं जो सूरत में जो एक्टिविटी हो रही है या सूरत में जो लोगों की सोच हो रही है या माइंडसेट लोग चेंज कर रहे हैं, यहाँ का यूथ जो सोच रहा है या प्लानिंग कर रहा है, यहाँ के जो NGO से या यहाँ के जो एक्सपीरियंस्ड पीपल है या इंटेलेक्चुअल क्राउड है, वो जिस दिशा में सोच रहा है, शायद ही इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट मैंने कहीं देखा हो। मतलब
क्योंकि मैंने काफ़ी सिटीज़ में मैंने काम किया है, पर यहाँ जो माहौल है वो तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि यहाँ जो माहौल है वैसा माहौल कहीं पर भी नहीं है। जो भी कुछ नया प्रोजेक्ट आता है हंसी खुशी सूरत का एक्सेप्ट कर लेते हैं, पब्लिक हो या इंडस्ट्री हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। और वैसे बोलते हैं ना कि सूरत और जो तापी रिवर है, जो सूर्यपुर पहले पुराना नाम था, तो सब में इतनी वो क्या बोलते हैं जोश, पॉजिटिविटी है कि दे आर रेडी टू टेक ऑल द चैलेंजेस। एग्जैक्टली, है ना, इसीलिए सूरत सिटी में लोग आके इतना फुल मतलब आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। और मतलब आपने सही बोला कि पूरा मतलब सकारात्मक हो जाता है, सकारात्मक पॉजिटिविटी से फुल ऑफ सिटी है। ये तो मुझे इनको सैल्यूट करना ही पड़ेगा सूरत को। और रियल में तापी माता का आशीर्वाद सबको है, ये महसूस मैं कर रही हूं। और वो जैसे बोलते हैं ना सूर्य पुत्री है तापी, हाँ, तो वो सूरज का जो क्या बोले तेज है वो सबको मिलता है। सही है। मैडम, अभी जैसे आप बोला पॉजिटिविटी, तो आपकी हम ऑफिस में बैठे हैं अभी हम, ये कोई सूट नहीं है, ये मैडम का ऑफिस है जहाँ पे हम बैठे हैं। यहाँ पे आप प्लांट्स और सब देख रहे हैं। और अभी बाहर भी अगर आप जैसे ही गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिस में एंटर होते हैं, वैसे है वो पांडेसरा जगह पे जहाँ पे मैडम ने जैसे बताया 120 डाइंग एंड प्रोसेस यूनिट से आसपास में। बट अगर जब आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिस में एंटर होते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम एक इंडस्ट्रियल जोन में आए हैं। पर आपको लगना चाहिए ना कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिस है। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में शेयर करें कि किस तरह से आइडिया आया कि ऐसा अगर हम करते हैं तो लोगों को हमसे इंस्पायर कर सकते हैं। पहले हमारा ऑफिस बेल्जियम स्क्वायर में हुआ करता था। हाँ। जो कि पब्लिक को सर्व तो अच्छी तरह से कर रहा था, पर वहाँ का कुछ माहौल ऐसा था क्योंकि वो बिल्डिंग 30 साल पुरानी बिल्डिंग, तो हम उधर जैसे बोले ना कि सोने का वरख भी लगाएंगे तो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता था। तो फिर हमारे बोर्ड में एक मुहिम शुरू हुआ कि भाई GIDC एरिया में अगर हमको जगह मिलती है तो हम सामने से GIDC में हमारा ऑफिस क्रिएट करेंगे और वहाँ होंगे तो GIDC के लोगों को और पब्लिक को हम इजीली सर्व कर पाएंगे। बराबर। इसीलिए फिर हमने ये सोचा कि पांडेसरा में हम एक हमारा ऑफिस बनाते हैं। तो वो ये ऑफिस का जो शिलारोपण था वो तो 2013-14 में ही किया था। पर जैसे यहाँ फिर मेरी डेस्टिनी आती है कि ये ऑफिस का उद्घाटन मेरे हाथ में आया। और मुझे यहाँ जब आरोशिप मिली 8 जनवरी 2022 में मुझे चार्ज दिया गया था। फुल फ्लेज में तो मैं आरो नहीं थी, पर तब ये बस इसका फिनिशिंग काम चल रहा था और मैं आती रहती थी यहाँ कुछ न कुछ सुझाव देने के लिए या देखने के लिए कि भाई कहाँ तक का प्रोग्रेस है। तब मुझे महसूस होता था कि जब मैं यहाँ आने वाली होती थी, यहाँ जो स्वीपर हमने रखे थे उसको मैं मैसेज कन्वे करती थी कि भाई कल हमारी टीम यहाँ आएगी, मैं आऊँगी या कोई और सीनियर्स आ रहे हैं तो पूरा क्लीन कर देना। तो वो तो अपनी मेहनत से पूरा क्लीन करता था, पर 1 घंटे में जैसे रोड डस्ट है या फिर थोड़े कोल्ड डस्ट है, और वो विंड वापस थोड़ा यहाँ एक लेयर कर देते थे। तो मैं तभी सोच रही थी कि भाई यहाँ हम आएंगे तो कैसे सरवाइव हो पाएंगे। दूसरा कि हमको सिटी की एयर ब्रीथ करने की आदत थी और ये हम GIDC में इंडस्ट्रियल जोन में है। तो आने से पहले ही मैंने थोड़ा गार्डन का प्लानिंग किया। जैसे आप नीचे देख रहे हो मेरे जो क्यारियाँ मैंने बनाई हुई है इसमें छोटे मोटे ऐसे पौधे लगभग मैंने 500 प्लस पौधे लगाए हैं। और उसका सिलेक्शन मैंने ऐसा किया है कि या तो मैंने मनी प्लांट लगाए हैं, स्क्रीपर्स लगाए हैं या फिर एरेका पाम लगाए हैं और छोटे छोटे फ्लावर के प्लांट भी आप थोड़े गेट के पास देखोगे। तो ये प्लांट का सिलेक्शन करने के पीछे ये मेरा मानना था कि जैसे हम जानते हैं कि जो ये हमारे मनी प्लांट है, हम ऐसा बोलते हैं कि मनी प्लांट लगाने से ज़्यादा पैसे आएंगे, और हकीकत में उसका लॉजिक ये है कि जो हमारा मनी प्लांट है वो जो VOCs होते हैं, हाँ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक, उसमें खास करके फॉर्माल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं उसके पत्ते।
और वो एब्सॉर्ब करने से वो हमारे सांस में जाते नहीं हैं, हम स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर को जो पैसा देना है वो बचते हैं, इसीलिए वो पैसा हमारी तिजोरी में जमा रहता है। और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा तो हम और काम Exactly. करेंगे तो और पैसा आएगा। हाँ, ऐसा फिर एरेका पाम जो है वो डे टाइम में ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। फिर मैंने स्नेक्स प्लांट भी लगाए हैं, ये आप मेरी ऑफिस में भी देखोगे कि उसमें ये मैंने वेराइटीज सिलेक्ट की है। फिर स्पाइडर प्लांट है जो इंडोर एयर है, एम्बियंट एयर, उसमें से टॉक्सिन्स जो है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं और हमको जो फ्रेश एयर देते हैं। तो मैंने ये सोचा कि भाई हम ये पोल्यूटेड एयर है उनको कैसे हम फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये मेरी जो सोच थी और मेरी टीम के साथ मैं हमेशा डिस्कस करती थी, वहाँ से भी मुझे फीडबैक मिलता था। और फिर मुझे लगा कि जो ग्रीन कवर है उससे अच्छा कोई पोल्यूशन का मारण नहीं है। प्लांट जो है या चाहे छोटा पौधा हो या फिर बड़े प्लांट्स हो। और हमको जीआईडीसी में से मेरी ऑफिस के बगल में ही एक जगह मुझे दी गई कि आप इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ मैंने और कोई लालच नहीं रखा वो जगह को यूटिलाइज करने के लिए, और वहाँ मैंने 500 प्लस ट्री प्लांटेशन, हाई कैनोपी आप देख सकते हो। तो उसमें क्या है कि मेरे यहाँ जो मेरा स्टाफ है और मेरे यहाँ जो भी मेरे क्लाइंट्स या मेरे गेस्ट आते हैं वो सबका जो कार्बन हम फुटप्रिंट जनरेट करते हैं उसको कॉम्पेंसेट ये इतना ट्रीज है उतने की जी जो भी हम अभी मतलब जो भी कार्बन हम एज ए इलेक्ट्रिसिटी या जो भी अपना जो भी कार्बन फुटप्रिंट है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसको आपने अपने जो ट्री प्लांटेशन से कॉम्पनसेट कर दिया। सो यू आर ऑलमोस्ट यू कैन से के जीरो इमिशन। यस, और ये सोच मैंने इसलिए डेवलप की क्योंकि जब मैंने आरओ शिप स्टार्ट की तभी एक मिशन लाइफ करके एक कैंपेन आया, और वो मिशन लाइफ में ये करना था कि भाई लोगों को अवेयर करना है। तो मैंने वो सोचा कि अगर हम दूसरों को मुझे बोलना है, अगर मैं ही ये मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ या मेरी प्रीमाइसिस में भी जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, प्लांटेशन है, सोलर रूफटॉप है, तो पहले मैंने सब वो जो है मेरे उसमें इम्प्लीमेंट किया। और जब मेरे पास है तब मैं दूसरों को मैं बोल सकती हूँ कि भाई आप ये करो। और ये जैसे आपने बोला मिशन लाइफ, वो प्राइम मिनिस्टर सर का ये मिशन लाइफ के जो क्या बोले योजना है, वो मतलब उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि डेफिनेटली। तो वो बहुत ही सुंदर वर्ड दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने कि मिशन लाइफ जो है उसमें मतलब आप लाइफ को एक ऐसा मिशन बनाइए और एक ऐसा विज़न बनाइए कि आपकी जो दिनचर्या है या आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी से आप कम से कम पर्यावरण पर इम्पैक्ट नुकसान ना हो, कम से कम हाँ, ऐसा आपको आपकी लाइफस्टाइल बना। तो उन्होंने एक वर्ड और दिया मिशन लाइफ से जुड़ा हुआ, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। तो आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाओ कि वो पर्यावरण को समृद्ध करे। तो ये मिशन लाइफ के सस्टेनेबिलिटी के जो गोल है वो भी इसके साथ तो जुड़े हुए हैं। मैडम LIFE क्या मतलब यही है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE का वो फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म है ऐसा? हाँ, ऐसा ओके। तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उन्होंने समझाया है, और उसमें उन्होंने दृष्टांत भी ऐसे ऐसे दिए हैं कि रियल में हम छोटा सा हमारी दैनिकी में अगर फेरफार करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि आजकल ये जो ग्लोबल वार्मिंग है सबको एसी में अभी रहना पड़ता है, वो लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी हो गई है। तो अभी उसमें आप मान लो 22 डिग्री पे आप कंफर्टेबल हो, मैं जैसे 24 या 25 रखती हूँ, तो आपने अपना माइंडसेट सेट कर दिया है कि भाई 22 डिग्री होगा या 22 फिगर आएगा तो ही मैं कंफर्ट हूँ। अगर 23 होगा तो आप खुद वो हो जाओगे, गर्मी लगने लगे अंदर से, बाहर से हो ना हो। तो उसमें आप सिर्फ, मैं ऐसा बोलती हूँ, आप 1 डिग्री का चैलेंज लीजिए। मान लो मैं 24 पर कंफर्टेबल हूँ तो मुझे 24 से 25 पे जाना है, आप 22 पे हो तो आपको 22 से 23। ऐसा नहीं है कि भाई
22 का आप 28 कर दो। ड्रास्टिक चेंज और नहीं करना ऐसा है। नहीं, सिर्फ 1 डिग्री का चेंज लेना है। ऐसे वार्डरोब चैलेंज है, जैसे आपके वार्डरोब में आप 10 से 15 पैर रखते हो, तो सिर्फ एक पैर आप कम करो। ओके। मेरे वार्डरोब में 10 ड्रेसेस है, तो मैं ऐसा सोचूंगी कि अभी मैं जब तक इसमें से 2 ड्रेस मेरे पुराने नहीं हो जाएंगे तब तक नया तब नहीं तक लाएंगे। नया तो नहीं लूंगी, पर वो 8 पे मैं कट मोशन कर दूंगी कि भाई 8 जो है, 8 से अच्छा, 8 ज्यादा से आप रुक या जाएंगे, 2 नया नहीं हाँ नहीं लाएंगे। ले, तो वो उससे क्या पड़ेगा फर्क कि ये जो 2 पैर कपड़ा बनने के लिए जो भी कुछ मटेरियल जाता है, पानी यूज होता है, जो भी, उसको आप बचा सकते हो और पर्यावरण के प्रति आप अपनी निष्ठा प्रकट कर सकते हो। तो ऐसे काफी छोटे छोटे जैसे आपने मैडम अभी बताया कि डाइंग एंड प्रोसेस यूनिट्स बिना पानी के चल नहीं सकते, तो अपने अगर 2 पैर बचा लिए तो कितना पानी आप बचा रहे हैं, एक इंडिविजुअल कितना पानी बचा रहा है, वो उसको इंटरलिंक करना पड़ेगा। आप सूरत की पब्लिक है 80 लाख जितना पॉपुलेशन है, आप सोच लीजिए अगर एक पैर कम कर देगी, 80 लाख कपड़ा जो है वो उतना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कम हो जाएगा। तो ये जो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसी काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं जिसके वजह से या जिसको एडप्ट करने से हम सस्टेनेबिलिटी के प्रति हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे आज का आपका जो ये अभियान है पानी के लिए, तो उसमें भी ये सस्टेनेबल के जो 70 गोल है उसमें एक सेव वाटर का भी कंपोनेंट है। तो वो तो हमको बचाना ही है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल है तो कल है, वो तो हम जानते ही हैं। तो मैडम आपने अभी जस्ट बात किया कि ये वाटर को हमको बचाना है, रिवर्स को बचाना है, तो अभी लास्ट ईयर सूरत में एक इनॉग्रेशन हुआ था जल संचय जन भागीदारी जी, वो एक और योजना है गवर्नमेंट कर रही है, तो उसके बारे में भी हमें और हमारे ऑडियंस को थोड़ा शेयर करें। जरूर। आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है काफ़ी सकारात्मक तरीके से सब लोगों के जो दिमागी तौर तरीके उसको बदल रही है पॉजिटिव वे में। मतलब ऐसा नहीं कि भाई डंडा लेके कि भाई तुझे सुधरना है, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है। तो उसमें जल के रिलेटेड काफ़ी 3-4 प्रोजेक्ट है कि कैच द रेन करके एक प्रोजेक्ट है, फिर अतल भूजल करके है, फिर घर घर जल जो है वो छोटे से छोटे गांव तक हर घर हर नल जल ऐसा। तो हर नल में से लोगों को पानी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई दूर दूर तक लोग पानी के लिए जाए। तो अभी ये जो आप बता रहे हो कि जल शक्ति अभियान जो है उसके साथ भी सूरत जुड़ा हुआ है। सूरत मुझे ऐसा लगता है कहीं पे नहीं है, ऐसा नहीं आगे आ जाता है वो। जी, हमारे जो यहाँ के चहीते प्रदेश प्रमुख श्री पाटिल सर है, वो भी हम जानते हैं कि उसको दिल्ली वहाँ पे ले जा रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने एक ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक कंसेप्ट दिया है, और वो उनकी सोच है कि भाई आने वाले 2 साल में हम ऐसे वाटर हार्वेस्ट करेंगे, रेन, कैच द रेन, आपको उसको ड्रेन नहीं करना है, कैच करना है रेन को, और ऐसे हार्वेस्ट करना है कि जो हमारा अभी भूजल है, वो भूजल का ग्राउंड वाटर है, वो उसका लेवल जो अभी नीचे चला गया है वो इंक्रीज करना है। तो उन्होंने बहुत सलूकाई से ये प्रोजेक्ट हैंडल किया है और उन्होंने सूरत में उसको लॉन्च किया। और सूरत पहला सिटी ऐसा होगा कि जो ये प्रोजेक्ट है उसमें अपना 100% वो करें। उसमें सर ने एक ये भी चिंता व्यक्त की थी कि सूरत में अगर हम ये कर रहे हैं और आसपास के गांव में ये वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स हम करवा रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन या रेगुलेटर्स, उन लोगों के पास पहले ये सिस्टम होना चाहिए। तो उन्होंने हमको भी मोटिवेट किया है कि भाई आप अपने अपने गवर्नमेंट ऑफिस में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। और मैं यहाँ ये मौका छोड़ना नहीं चाहती हूँ कि मैं सबको बताने के लिए, मतलब अपने खुशी में महसूस कर रही हूँ कि आप मानोगे नहीं, पर हमारा जो ऑफिस है वो 2 साल से
हम वाटर रेन वाटर हार्वेस्ट हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ। और शायद सूरत की ये पहली गवर्नमेंट ऑफिस होगी कि जिसमें ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है। और हम अभी इंडस्ट्री के पास से गांव दत्तक वो लोग लेते हैं और वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट करते हैं, और उस तरह से जो हमारा भूजल अभी नीचे चला गया है उसको फिर से रिजुवेनल करने की और रिस्टोर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैडम जैसे अभी बता रहे हैं कि जो रेन कैच द रेन जो प्रोजेक्ट है, तो अभी जैसे हम देखते हैं कि बारिश होती है और हमने तो सब सड़कें या तो डामर की बना दी है या आरसीसी की बना दी है, तो और जहाँ जगह खाली है वहाँ हमने बिल्डिंग बना दी है। तो हम हमारे ऑडियंस को शेयर कीजिए कि अगर ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं करते हैं तो क्या होता है अभी, क्या व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? अभी मेरे ही एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो मैं जब 2012 में आई थी सूरत में, शिफ्ट हुई थी बड़ौदा से, तो मैंने देखा था कि यहाँ जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ही मतलब ऊपर है और 20-25-50 फुट, तो 50 तो जाना भी नहीं पड़ता था और थोड़ा हम डिग करते थे 10-12-15 फुट पे पानी आ जाता था। और आज हम ये 10 साल मानो ना हुआ, तो ये 10 साल में ये जो अभी है वो 100 तक पहुंच गया है। 100 प्लस अगर आप खोदते हो तब जाके पानी निकलता है। तो जैसे अभी हम जानते हैं कि पोरोसिटी, आपने जैसे बताया कि डामर के रास्ते हो गए या तो सीमेंट की सड़कें हो गई, पेवर ब्लॉक हमने लगा दिए, सीमेंट के आसफाल्ट के जंगल हमने खड़े कर दिए हैं, तो इससे पोरोसिटी बिल्कुल ही रही नहीं है। रेन वाटर जो है पूरा बह के नदी में चला जाता है, कोई लीच होके नीचे उतरता नहीं है। अगर ये परिस्थिति रही तो आने वाले दशक में 2012 से 2022 में हम यहाँ तक पहुँचे, आने वाले दशक में जो अभी सूरत या और भी सिटीज़ जो है पानी से इतने हरे भरे हैं, पानी इजीली मिलता है, वो हमको नहीं मिलेगा। और ऐसा हम जब छोटे थे तब से मैं सुनती आई हूँ कि 3rd वर्ल्ड वॉर है वो पानी के लिए ही होगा। तो वहाँ अगर हमको नहीं जाना है, वहाँ तक नहीं जाना है, तो आज ही हम सबको समझ जाना है कि भाई अगर हम जल को बचाएंगे तो ही हम कल को बचा पाएंगे। बराबर। तो हमको अगर वो सिचुएशन को फेस नहीं करना है और वो जो वाटर के ऊपर जो वर्ल्ड वॉर हो उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचना है, तो हमको आज ही एक्शन लेना होगा, ऐसा आपका कहना है? ओके। तो मैडम आपने जैसे बताया कि कैच द रेन, तो एक कैच द रेन में इंडस्ट्रीज़ कुछ गांव है उसको दत्तक लेती है और उस गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करती है। तो सूरत सिटी में भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि क्या है, मतलब इंडस्ट्री को कोई कंपल्शन है या रेसिडेंशियल को या कुछ इस तरह का? सूरत में भी पब्लिकली ऐसा सबको सुझाव दिया गया है कि आप अपने घर में जो टेरेस पे जो पानी आता है बारिश का, उसको कैच करके आप ज़मीन में उतार सकते हो। ऐसा एसएमसी ने शायद एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ओनली 1 रुपी आपको उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है और वो आके आपके सोसाइटी में या आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर वो क्रिएट मतलब उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे 100% उसके लिए। तो मतलब ऐसा वो बोल सकते हैं कि हर कोई इंसान इसके साथ जुड़ सकता है, हर कोई जो भी लोग ये एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता है उनको सेल्फ इनिशिएटिव लेके इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। डेफिनेटली ये इसलिए है कि पर्यावरण का संरक्षण करना या पर्यावरण बचाना सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, सिर्फ रेगुलेटर का काम नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण इसमें सब जीते हैं, सब उसको संवारते हैं या तो बिगाड़ते हैं। तो अगर आप अच्छा पर्यावरण चाहते हैं तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप अपने आसपास का पर्यावरण, आप मेरे घर के या मेरी ऑफिस का पर्यावरण की चिंता आप मत करें, पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ खुद अपने पर्यावरण की अगर चिंता करेंगे तो ये जो पर्यावरण है वो अभी जो उसका डिटोरिएशन हो रहा है वो रियल में वहाँ से वहाँ स्टॉप हो जाएगा और काफ़ी उसमें बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा और उसमें सुधार होगा।
मतलब जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अकेला इतना करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बट जब ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव मिलके एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उसमें वो एक बीरबल की कहानी है ना कि बीरबल ने अकबर ने बोला कि भाई मेरे शहर में, मेरे नगर में सब ईमानदार लोग हैं। हाँ हाँ। तो बीरबल ने बोला कि चलो हम परीक्षा ले लेते हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई आज एक छोटा सा जो राजमहल में तालाब है उसमें सबको एक एक कटोरी दूध, ज्यादा नहीं, 5, 50, 100 लीटर नहीं, एक एक कटोरी दूध डालना है और सुबह फिर हम उससे खीर पका के खाएंगे, सबको बांटेंगे। तो सबने ऐसा सोचा कि भाई सब तो दूध डालेंगे ना, मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। तो सुबह देखते हैं तो पूरा जो वो छोटा सा वो जो तालाब बनाया था वो पूरा पानी से भरा हुआ था। तो ऐसी बात है कि अगर हम, आप जैसे बोल रहे हो कि सब ऐसा सोचते हैं कि मेरे अकेले से, पर अकेले से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। हर अकेला मिल के काफिला बनता है। तो अगर ये कारवां जो है वो कारवां अगर अच्छा काम करेगा तो उसका जो कस्बा है वो यकीनन अच्छा होगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है जी। और हम सबको अपनी जो जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट के प्रति, क्योंकि हर सांस में हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। दिन में जो हम शुरुआत दिन की करते हैं तो पानी से करते हैं, पानी को यूज करते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं। तो अरे दिन की शुरुआत क्या, हम सोते हैं तब भी हम सांस तो लेते ही हैं। हाँ, सांस तो लेते हैं। तो सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के एनवायरनमेंट के प्रति वो जितना कर पाए, जितनी सबकी कैपेसिटी उतना करना चाहिए जी। ऐसा मैं भी मानता हूँ आपके साथ। अभी मैडम अगर हम बात करें कि एज आप गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक एज अ रीजनल ऑफिसर के पोस्ट पे है और आगे और भी आप आगे बढ़ेंगे, हम ऐसी हमारी ऐसी भावना है। तो आगे हम गुजरात के लिए क्या विजन देख सकते हैं फॉर इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन? जी, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ इसीलिए मैं नहीं ये कह रही हूँ, पर इसका जो काम करने का तरीका है वो कॉरपोरेट जैसा है। हम कोई भी इश्यूज होते हैं तो उसकी तह तक जाते हैं और उनको कैसे हम सुधार सकते हैं, उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल करके सुधार सकते हैं या पब्लिक अवेयरनेस करके हम उसको सुधार सकते हैं, क्या रेगुलेशन करके उसको सुधार सकते हैं। जिस तरीके से भी हम सुधार सकते हैं उस तरीका हम अपनाते हैं। और पूरे गुजरात की अगर हम बात देखें तो अभी ये जो सूरत का जो मॉडल है ग्रे वाटर रीयूज रिसाइकल का, जो सुएज का जो है, वो भी अहमदाबाद में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और हर जहाँ जहाँ पर हमारा रीजनल ऑफिस है, हर जिले में, हर तहसील में हम ये सोच रहे हैं कि छोटे छोटे गांव भी 8-10 गांव मिलके एक STP बनाए और उनका जो पानी है वहाँ रोड डस्ट सेपरेशन में यूज़ हो या फिर गार्डन्स बने हो वहाँ। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसा एक मॉडल हम सोच रहे हैं। दूसरा, मैक्सिमम CETPs आए तो पानी का जो डिस्चार्ज करना है वो पानी का डिस्चार्ज थोड़ा कम हम कर सके, उसमें रीयूज रिसाइकल मॉडल पे CETP बनाए। तीसरा, अभी गुजरात जो है वो डीप सी पाइपलाइन का प्लानिंग कर रही है। आने वाले फ्यूचर में शायद 5-7 सालों में ये प्रोजेक्ट अपना निखार लाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसका ये है कि अभी जो हमारी खाड़ियाँ हैं वैसे तो एस्चुरी जोन में डिस्चार्ज देते हैं, फिर भी उनको रिजुवेनाइल करने के लिए ये डीप सी जो पाइपलाइन का सिस्टम है उसको जो CETPs है वेस्ट वाटर को एक उसका नॉर्म्स फिक्स करके डीप सी डिस्चार्ज के लिए सोच रहे हैं। वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। साथ तो में जो जैसे मतलब मान लो कि डीप सी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो जैसे ये जो खाड़ियाँ है अभी जो सिटी के अंदर से, जैसे क्योंकि हमारे सभी जो सिटीज़ है जनरली समुद्र के किनारे, तो नदी छोटी छोटी खाड़िया में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें हमारा जब वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है आफ्टर ट्रीटमेंट तो उसकी जगह वो डायरेक्टली सी में डिस्चार्ज होगा, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी, ऐसा प्रोजेक्ट है। ओके, तो उसकी वजह से जो छोटी स्ट्रीम है वो भी गटर के नाले जैसी दिखती है अभी, तो उसमें भी और इम्प्रूवमेंट होगा और एक डेफिनेटली जो
उसका जो नेचुरल क्लियर वाटर है वो हमको देखने को मिलेगा। ऐसा आशा तो रखते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं और कोशिश, होगा भी हाँ, जरूर, ओके। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बराबर। तो दूसरा एक इनिशिएटिव है गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ETS करके जो है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। उससे क्या हुआ है कि एयर क्वालिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है ये प्रोजेक्ट का। वो भी सूरत से स्टार्ट हुआ था, हाँ। और अहमदाबाद में उसका रेप्लिकेशन किया गया है। अभी और भी ये जो है पार्टिकुलेट मैटर के लिए है। अभी अंकलेश्वर, बड़ौदा और वापी में सोक्स के लिए ये सोच रहे हैं। तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेती रहती है। उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन, उसमें इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट, सब मिलके जहाँ पर जो उनका जुरिडिक्शन है उसके एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए काम करती है, और यही हमारी आइडेंटिटी है। और वैसे मैडम देखे तो गुजरात ऑल ओवर इंडिया में एक मॉडल है, यस, है ना, कि जो गुजरात करता है वो बाकी लोग एडॉप्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो हमको तो मतलब अपना जो इनिशिएटिव और हमारे एक्शंस है उसमें वो दिखना चाहिए कि नाउ वी आर अहेड ऑफ, हाँ, उनसे पहले लीड करेंगे। yes. और ऐसे भी देखे तो गुजरात में जो इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बोल सकते हैं, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो सस्टेन करने के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमें आज से ही जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसको एड्रेस करना होगा जी। तो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये जो अप्रोच है वो गुजरात के ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, यस, बोथ द वे, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। यस। अभी मैडम आपसे आखिरी कुछ सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन इंडिया, उसका इन फ्यूचर क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह से उसको कंजर्व करना चाहिए, या व्हाट आर द प्रायोरिटी फॉर इंडियन गवर्नमेंट्स? इसमें देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले जो हमारा पर्यावरण था या हमारी प्रकृति थी वो अलग थी। हम मतलब महसूस करते थे प्रकृति को कि छोटे से छोटा सा गांव है, वहाँ भी नदियाँ बहती थी और उसका हम आनंद लुफ्त लिया करते थे। और आज वो जो है वो पिक्चर में आ गई है, या तो ड्राइंग में आ गई है या हमारे पेंटिंग में आ गई है। सेव वाटर के पेंटिंग में ऐसी काली काली नदी बच्चे दिखाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी चैलेंज है कि भाई ये जो नदियाँ सूख रही है, या तो उनका जो पानी है ये पानी समुद्र में जा रहा है क्योंकि हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है कि जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मतलब पिघलती है और नदी का बहाव बढ़ता है, तो वो पानी को हम रोक के या बांध बना के या कुछ ना कुछ उसको स्टोर करें। तो वो जो पानी है वो पानी हमारा वेस्ट जा रहा है या तो सूख रहा है, दोनों है। तो जो रिवर रिस्टोरेशन प्रोग्राम एक गवर्नमेंट सोच रही है, वो अगर सफल हुआ तो रियल में ये भारत की प्रकृति के लिए, भारतीय प्रकृति के लिए ये चार चांद होगा। क्योंकि उसमें ये जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या है, हर जो नदी है वो नदी को एक दूसरे के साथ जोड़ने का सोच रहे हैं। तो जो नदी में फ्लो है उसके फ्लो से सूखी हुई नदी जो है उसमें फिर से पानी लाने की बात उसमें सोच उसमें लगाया गया है। जैसे हमारे गुजरात में मैडम अभी नर्मदा का पानी सौराष्ट्र में जा रहा है जी, उसी तरह का पूरे इंडिया की जितनी रिवर्स है उसको इंटरलिंक करने का भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो प्लान अभी है। फिर अभी ये जो जल शक्ति अभियान वो मैंने बताया वो ग्राउंड वाटर के लिए है। ऐसे काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिससे जो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट है, पानी की समस्या है या फिर पानी के रिलेटेड इश्यूज है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बराबर है। अभी मैडम जस्ट हमारे जो यंग इंजीनियर्स है जो इस एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं और अपना जो कुछ लोग हैं जो आ चुके हैं, तो उनको इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या ध्यान में रखना रहेगा इन टर्म्स ऑफ
गवर्नमेंट ऑफिस में आए या तो फिर इंडस्ट्री में जाए, तो दोनों तरफ से, क्योंकि ये एक दूसरे का रिलेशन है, कोई इंडस्ट्री में जाएगा कोई गवर्नमेंट में आएगा और वो दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो हम एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ कर पाएंगे और इंडस्ट्री के लिए भी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर जी, पाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि यूथ है वो हमारी एसेट है। हम जानते हैं कि उनको कौन से माहौल में हम रखेंगे तो वो माहौल को निखारेगा, वो हमको सोचना है। तो जैसे कि काफ़ी ऐसे प्रोफेशंस है कि सब प्रोफेशन अच्छे हैं, पर मैं ये जो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट का एक दो कंपोनेंट मेनली है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो हमको एबायोटिक को कंट्रोल में रख के जो बायोटा है वो बायोटा को हमको सपोर्ट करना है। हमारा डिपार्टमेंट इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो जैसे थोड़े टाइम पहले आपने बताया कि भाई इकोनॉमी और एनवायरनमेंट हमको बैलेंस रखना है, और इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की जैसे इकोनॉमी हमारी बढ़ गई तो एनवायरनमेंट डिटोरिएट हो गया, और एनवायरनमेंट जैसे अच्छा रहते हैं तो फिर हमारी आमदनी कम हो जाती है। अगर ये दोनों को बैलेंस में रखना है तो इसमें एक तीसरे ई की आवश्यकता है, और वो है इंजीनियर। और इसमें भी वो ई में भी एक और ई जोड़ना मैं चाहूँगी कि एनवायरनमेंट इंजीनियर, क्योंकि वो क्या है कि अपनी स्किल से या अपने जो भी उसका नॉलेज है वो नॉलेज के तहत वो एनवायरनमेंट को इतना बढ़िया बनाएगा या ऐसा मतलब इम्पेक्ट लाएगा कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग का सोच के। जैसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिफ्रैक्टरी सीओडी वाला पानी आता था या हाई सीओडी स्ट्रीम थी, उसके लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। धीरे धीरे आके स्प्रे ड्रायर कंसेप्ट आया, फिर अभी एमई का आया, अभी और भी मतलब इन्वेंशन हो रहे हैं, इंजीनियर से है वो उन पे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो ये जो सब है वो इंजीनियरिंग के बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो एनवायरनमेंट में रियल में प्रोफेशनल लाइफ में मुझे अच्छी दिख रही है, उसका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। तो जो भी यूथ है जो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ना चाहता है, दूसरा उनको प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी मिलेगी, पर ये एक लाइफ ऐसी है, मैं मानती हूँ मेरे उसमें से कि उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन। आप बैंकर हो तो पूरा दिन पैसे गिनते रहोगे और तिजोरी में रखते रहोगे। सीए हो तो आपको इसका पैसा कहाँ बचाना है, कहाँ दिखाना है, कहाँ करना है वो। पर एक हमारा डिपार्टमेंट, मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, पर रियल में मैं महसूस कर रही हूँ कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है वो रियल में लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, नॉट ओनली विद ह्यूमन बीइंग्स। पर हम जो हमारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी ऐसे हैं कि जो प्लैंक्टोनिक एक्टिविटी है, फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूओप्लैंक्टन, वहाँ से सोचता है, और बड़े से बड़ा जो लिविंग है एनिमल ऑर्गेनिजम्स है या उनके साथ में जो प्रोड्यूसर्स है हमारे, मतलब ये फिल्म वाले प्रोड्यूसर्स नहीं, पर हमारा जो ये खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, उनका भी हम ग्रीन कवर का भी इतना ही केयर करते हैं। ये आप अभी पांडेसरा में एक चक्कर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 साल में हमने मोर देन 75,000 ट्रीज यहाँ हमने लगाए हैं। 3 साल में उतने ट्रीज लगाए, तो आगे जाके पांडेसरा अगर ये ट्रीज जब बड़े होंगे तो नहीं, मेरा मैनेजमेंट तो ये सोचता है और मैं भी इसमें विश्वास रखती हूँ कि ये पांडेसरा जो है वो एक आइकॉनिक जीआईडीसी बने, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हमारी ऑफिस के सामने मैंने पेंटिंग करवाना भी शुरू किया है। तो अवेयरनेस वाले पेंटिंग्स हो, उसके साथ ग्रीनरी हो, अच्छे से रास्ते हो, प्लान वे में लोग पार्किंग करें, कहीं पर भी कचरा ना हो। और दूसरा अभी कचरे को अटकाने के लिए लोग यहाँ वहाँ, क्योंकि लोगों की मानसिकता बदलने में समय लगता है, तो लोग कचरा ना फेंके, इसलिए मैंने इंडस्ट्री के आगे जो जगह होती है वो 3 फीट की जगह मैंने इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट करके ग्रीन कवर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला है, और 3 लेयर्स में हम यहाँ ग्रीनरी डेवलप करें। आप काफ़ी रोड रास्ते पे आप देखोगे, और थोड़ा इनको ब्रीदिंग पीरियड देने के बाद हमने ऐसा भी सोचा है कि
विद इन द GIDC हर एक स्ट्रीट में हम ऐसा कंपटीशन करेंगे कि कौन सी स्ट्रीट है वो ब्यूटीफाई है, कौन सी स्ट्रीट का पर्यावरण है सबसे बढ़िया है। इससे क्या होगा, सबको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा घर सुंदर, जैसे हमको दिवाली में हम सजाते हैं कि बाजू वाला लाया उससे बेहतर मेरा होना चाहिए Comparison फर्निशिंग और पे काम इंटीरियर। तो हाँ। कंपैरिजन पे हम काम हाँ। करते हैं, इसलिए ये भी हमने आगे के लिए सोचा है। और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो मोटिवेट भी जी, होंगे और definitely. आगे एनवायरमेंट और जो भी Yes. ट्री प्लांटेशन और उसके लिए। यस, ओके, थैंक यू मैडम फॉर जो आपने हमारे साथ आज जो ये बातचीत की, वो हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो हम इस एपिसोड को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो जैसे हमने आज जो जिज्ञासा ओझा मैडम से बात की और उनकी जो रियल लाइफ स्टोरी है और किस तरह से उन्होंने अपने इस 30 साल की जर्नी में मोर देन 10 करोड़ लीटर्स डेली जो सूरत में सीवेज वेस्ट वाटर जो रिवर में जा रहा था उसको रीयूज़ करके अपना जो तापी रिवर है, अपना जो ग्राउंड वाटर है, उसको उन्होंने किस तरह से कंजर्व और सेव किया है। तो आप सब लोग भी इस तरह से इस छोटे छोटे जो उन्होंने उदाहरण दिए कि किस तरह से आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई को एक इनिशिएटिव लेना होगा, हर एक का एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सब स्टोरी जैसे मुझे इंस्पायर कर रही है, आपको भी इंस्पायर कर रही होगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे ही वाटर वॉरियर्स की हम स्टोरी आपके साथ और शेयर करें, और जब तक हम आपके साथ यह शेयर करें आगे के एपिसोड में, तब तक सेव वाटर, सेव रिवर्स। थैंक यू।